हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पूर्व वैदिक काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पहले वैदिक काल के बारे में समझना होगा। और वैदिक काल के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात एक नई सभ्यता का उद्भव होता है, विकास होता है, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 ईसा यानी 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी के आसपास माना जाता है। और इस काल को यानी इस वैदिक काल जो कि 1500 से 600 बीसी माना जाता है, इसको दो भागों में रख के हम लोग पढ़ते हैं। एक पूर्व वैदिक काल जिसका 1500 से 1000 बीसी काल माना जाता है। वहीं जो उत्तर वैदिक काल होता है उसका काल आपका 1000 से 600 बीसी माना जाता है। तो ये 1500 बीसी से 1000 बीसी जो है आपका ये वैदिक काल माना जाता है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से यानी कि वैदिक सभ्यता का जो आगमन है वो किनके द्वारा यानी स्थापना जो है वैदिक सभ्यता का वो किनके द्वारा किया गया है। तो हमने देखा कि वैदिक सभ्यता की स्थापना यानी आर्यों के द्वारा की गई थी, जो मध्य एशिया से आए थे। और ये जो मध्य एशिया वाली जो विचारधारा है ये मैक्स मूलर के द्वारा दी गई थी। एक संपूर्णानंद द्वारा एक विचारधारा दी गई कि ये यूरेशिया से आए थे। वहीं तीसरी जो विचारधारा थी इनके आगमन से संबंधित वो बाल गंगाधर तिलक की थी, जो इन्हें उत्तरी ध्रुव से आया हुआ बताया। फिर दयानंद सरस्वती जो समाज सेवी थे उन्होंने बताया कि ये तिब्बत के लोग थे जिन्होंने यहाँ भारत में आकर वैदिक सभ्यता की स्थापना की। तो फिर हमने ये देखा कि आखिर इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो चूँकि इस सभ्यता में वेदों की सर्वप्रथम रचना हुई है, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की रचना इस काल में की गई है। तो इस वजह से इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक काल को ही आर्य काल यानी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, यानी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आर्य सभ्यता इस सभ्यता को क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे हमने देखा कि क्योंकि इस सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता की जो स्थापना है आर्यों के द्वारा की गई थी, इस वजह से इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि इससे संबंधित साक्ष्यों के बारे में कि इस सभ्यता से संबंधित क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो उसमें हमने देखा कि इससे संबंधित पूरा तात्विक साक्ष्य भी है और इससे संबंधित साहित्यिक साक्ष्य भी। मीन्स पहली ये सभ्यता है जहाँ से साहित्य को प्राप्त किया गया है। मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता में भी साहित्य प्राप्त किए गए थे किंतु उसको पढ़ नहीं पाया गया था। तो इस वजह से ये पहली सभ्यता मानी जाती है जहाँ से प्राप्त साहित्य को, ग्रंथों को और जो वेद हैं उनको पढ़ा जा पाया है। तो इस वजह से इस काल को ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। तो इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें हमने देखा कि वो बोगाज कोई अभिलेख जिनका निर्माण 1400 बीसी के आसपास किया गया था। और एक इसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य आदि देवताओं का जिक्र किया गया है। वहीं हमने मृदभांड को भी देखा पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, जिसमें चित्रित धूसर, मृदभांड आदि प्रधान थे। फिर हमने देखा इससे संबंधित जो 4 वेद है जिनके कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता नामकरण यानी नाम दिया गया है। तो उन वेदों में जो प्रथम वेद है उसे ऋग्वेद कहा गया, जिसकी रचना इस पूर्व वैदिक काल में की गई थी। इसलिए इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि बाकी जो 3 वेद है आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। तो ऋग्वेद में हमने देखा जो इसका प्रथम ग्रंथ है इसमें 10 मंडल और 1058 सूत्र या मंत्र दिए गए थे। इन 10 मंडलों में जो बहुत से ऐसे मंडल थे जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो उन मंडलों से संबंधित भी जानकारियाँ हमने प्राप्त की थी। उसके बाद हमने दूसरे ग्रंथ के रूप में सामवेद को देखा। और ये सामवेद जो है भारतीय इतिहास में इसे संगीत का वेद माना जाता है।
और इस सामवेद में हमने देखा कि ऋग्वेद से किस प्रकार वे मंत्र जो गायन विधि के द्वारा संपादित हो सकते थे, उन मंत्रों को यानी ये ऋग्वेद से मंत्र उठाकर सामवेद में स्थापित किए गए थे। यानी गायन वाले मंत्रों को, ऋग्वेद के गायन वाले मंत्रों को सामवेद में स्थापित किया गया था। फिर हमने यजुर्वेद के बारे में देखा। यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है और इसकी जो रचना है यज्ञ आदि अनुष्ठान की जानकारियाँ के लिए की गई है। वहीं अथर्ववेद में हमने देखा कि वशीकरण, जादू टोना, शादी, मृत्यु आदि से संबंधित जानकारियाँ दी गई है, जिसे ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। तो ये चारों वेदों की जानकारियाँ हमें इस वैदिक सभ्यता से जानकारियाँ मिलती है। तो इस वजह से इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूर्व वैदिक काल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। इसे ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया कि सिर्फ ये एक ऐसा वेद है जिसकी रचना पूर्व वैदिक काल में की गई है, और जो बाकी जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में की गई। दोस्तों, जो काल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल है उसका काल 1500 से 1000 BC माना जाता है, और जो उत्तर वैदिक का काल है उसे 1000 से 600 BC माना जाता है। लेकिन अगर विशेषताओं के आधार पर देखेंगे तो जो उत्तर वैदिक काल है वो कम विकसित थी उसकी, और जो पूर्व वैदिक काल है वो कम विकसित थी, और जो उत्तर वैदिक काल है वो अधिक विकसित थी। यानी उसका विकास अधिक हुआ था और ये ऋग्वैदिक काल का विकास कम हुआ था। तो काल और विशेषताओं के आधार पर इनमें ये विभिन्नताएं पाई जाती है। तो अब इसकी देखते हैं वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। तो दोस्तों, जो किसी भी सभ्यता के बारे में जानने से पहले उसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी किसी भी सभ्यता को जानने का आधार जो होता है उसकी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम लोग पूर्व वैदिक काल को और अधिक अच्छे तरह से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आर्थिक जीवन है, यानी इस ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के लोगों का जो आर्थिक जीवन है वो पशुपालन होता है। मीन्स ये आर्थिक रूप से पशुपालन पर निर्भर करते हैं। यानी यहाँ तक कृषि का महत्व कम था। यानी ये लोग कृषि से परिचित तो थे, लेकिन ये कृषि का मतलब आर्थिक तौर पर ये लोग कृषि का इस्तेमाल उतना नहीं करते थे जितना पशुपालन का करते हैं। यानी पशुपालन को यहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता था कृषि के अपेक्षा। और कृषि का जो इस्तेमाल था, ये लोग पशुपालन के में जो चारागाह वगैरह होता है, यानी पशुओं से संबंधित, उनके भोजन से संबंधित जो फसलें उगाई जाती थी उनके लिए ज़्यादातर ये लोग ज़मीन का इस्तेमाल करते थे, और खाने में जौ और गेहूं का उपज ये लोग करते थे। यानी इस काल तक जो है आपका कृषि का विकास कम हुआ था और पशुपालन का विकास अधिक हो चुका था। यानी पशुपालन को वो लोग प्रधानता देते थे कृषि की अपेक्षा। और इस पशुपालन में गाय जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी गाय एक महत्वपूर्ण पशु मानी जाती थी उस काल में। गाय को अघन्या कहा गया, और इसका जो जिक्र है ऋग्वेद में 176 बार किया गया। यानी इसी से अनुमान लगाया जाता है कि इस काल के लोगों के लिए गाय कितनी महत्वपूर्ण पशु थी। गाय का इस्तेमाल वो लोग इसलिए भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि इसका जो इस्तेमाल था बहुत तरह से किया जाता था। दूध, दही, घी वगैरह के रूप में इस्तेमाल होता था, और ये लोग गाय को बहुत महत्व देते थे। और यहाँ जो है उद्योगों का विकास देखते हैं, तो उद्योगों का विकास यहाँ बहुत सीमित था। और चूँकि जो कृषि का विकास महत्व कम था, इस काल तक कृषि का विकास नहीं हो पाया था, तो किसी भी क्षेत्र का जो आर्थिक आधार होता है, यानी कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है और उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र माना जाता है। और कृषि का चूँकि प्राथमिक क्षेत्र का विकास जहाँ कम होता है तो वहाँ द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योगों का विकास अपने आप ही कम रहेगा।
क्योंकि कृषि नहीं है तो उद्योगों का विकास कैसे संभव है। तो इस वजह से इस काल में कृषि का विकास कम था, तो इसलिए उद्योगों का विकास भी बहुत सीमित था। विशेष करके उद्योगों के रूप में बढ़ईगिरी, रथगिरी आदि का कार्य होता था। क्योंकि एक कबीला दूसरे कबीले से अक्सर लड़ते थे, झगड़ते थे, युद्ध होता था उनके बीच में, तो ये लोग उसमें रथ वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से रथगिरी, बढ़ईगिरी आदि का जो उद्योग था उस काल तक थोड़ा बहुत विकसित हो चुका था। अब देखते हैं व्यापारिक कार्य। तो व्यापारिक कार्य में दोस्तों चूँकि यहाँ कृषि का महत्व, कृषि का विकास कम हो चुका था, लोग भूमि या कृषि को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे जितना पशुपालन को देते थे। तो कृषि का विकास कम था तो उद्योगों का विकास भी कम था, और उद्योगों का विकास कम था तो व्यापारिक कार्य भी कम ही होते थे। और ये व्यापार भी होते थे तो विनिमय के द्वारा होते थे, मीन्स वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा होता था। चूँकि उस काल तक मुद्रा का आविष्कार है वो नहीं हो पाया था। मुद्रा का जो आविष्कार है वो आपका गुप्त काल, मौर्य काल से देखा जाता है, और इस काल तक यानी कि ये वैदिक काल में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। इस काल तक मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ, इस वजह से जो व्यापारिक कार्य होते थे वो विनिमय यानी वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा होता था। और जो ये व्यापार भी थे ये केवल आंतरिक व्यापार थे, यानी ये लोग एक कबीला दूसरे कबीले से या कबीले के अंदर ही व्यापार होता था, ये बाहर देशों के साथ व्यापार नहीं करते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि किस प्रकार से वो लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे और विदेशी व्यापार भी करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो क्षेत्र गुजरात का मिला है वो बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल होता था, तो वहाँ आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार भी होता था। किंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था, बाहरी व्यापार के कोई भी प्रमाण यहाँ साक्ष्य नहीं मिले हैं। और ये व्यापार भी होते थे, चूँकि मुद्रा का आविष्कार नहीं हो पाया था इस काल तक, तो ये व्यापार भी विनिमय के द्वारा किया जाता था। ये इसकी आर्थिक स्थिति को हमने जाना। अब इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जो राजनीतिक स्थिति है दोस्तों, ये लोग कबीला में रहना पसंद करते हैं। मीन्स स्टार्टिंग जो था वैदिक सभ्यता के लोगों का, आर्यों के द्वारा वो कबीला में रहना प्रारंभ किए, और इस कबीला को जन कहा जाता था। दोस्तों आगे हम लोग महाजनपद काल में देखेंगे कि किस प्रकार ये जनपद में बदलते हैं और ये जनपद महाजनपद में बदलते हैं। तो ये वो जो महाजनपद काल का है उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं इस काल यानी वैदिक काल में ही उसकी नींव पड़ती है। और ये जन यानी ये कबीला जन कहलाते थे, और इस जन यानी इस कबीला के जो मुखिया होते थे, अध्यक्ष कहिए, मुखिया कहिए, उसको राजन या राजा कहा जाता था। और ये जो राजन होते थे इनके अधिकार सीमित होते थे, यानी कि इसके अधिकार जो मौर्य काल, गुप्त काल के राजाओं के समान नहीं था, बल्कि चूँकि इनका क्षेत्र सीमित था, चूँकि इस काल में आर्थिक विकास कम हुआ था, तो इस वजह से आर्थिक रूप से भी राजा कमज़ोर था, धनी नहीं था, बहुत बड़ा क्षेत्र इसके पास नहीं था। तो इस वजह से ये राजन का जो अधिकार भी था ये सीमित था। वहीं देखते हैं राजन की सहायता के लिए, यानी ये जो राजन है उसको राजकाज में मदद के लिए, सहायता के लिए कई संस्था स्थापित की गई थी, जिनमें समिति, सभा, विदत और गण प्रधान थे। यानी ये राजा अकेले राजकाज नहीं संभालते थे, उसको नहीं चला पाते थे, तो उनकी सहायता, उनकी मदद के लिए समिति, सभा, विदत और गण की स्थापना की गई थी। अब इन समिति, सभा, विदत और गण को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो समिति है दोस्तों, ये आम लोगों की सभा मानी जाती है। यानी कि ये जो समिति नामक संस्था थी, इसमें जो कबीला थे ये, इस कबीले के सभी लोग इसमें भाग ले सकते थे, यानी इसमें कोई बाध्यता नहीं थी, जो भी इच्छुक होते हैं वो इसमें भाग ले सकते थे। दूसरी है सभा। तो ये सभा जो है कुलीनों की सभा थी, यानी कि इसमें जो राज परिवार के लोग थे, कुलीन लोग थे, सिर्फ वो लोग भाग ले सकते थे, और इस पर विचार विमर्श के लिए सिर्फ और सिर्फ कुलीन लोग इस सभा में शामिल हो सकते थे। तीसरा है विदत। ये विदत जो है उपज की लूट
उपज और लूट का जो बंटवारा होता है उसके लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। मीन्स जब एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ते थे और हारने वाले कबीले से ये लोग जो जीत करके लाते थे, विशेष करके उस समय चूँकि आर्थिक स्थिति में वो लोग आर्थिक स्थिति उनका विकास नहीं था, इतना विकसित नहीं था, तो इस वजह से पशु यानी गाय घोड़े आदि जो जीत कर लाते थे उनके बंटवारा के लिए ये जो है विदथ नामक संस्था स्थापित की गई थी। यानी इस संस्था के द्वारा उपज का और लूट का जो सामान या वस्तु जो भी आती थी वो लोग बांटते थे इस विदथ संस्था के द्वारा। दोस्तों ये जो इसमें जो लूट का सामान बंटवारा के लिए मतलब वस्तु लाते थे उसमें ज़्यादातर गायें होती थी। जो वैदिक काल में है वो जितने भी युद्ध हुए हैं विशेषकर गायों के लिए ही होता था। यानी गाय इनकी प्रधान संपत्ति ये लोग मानते थे अपनी, और विशेषकर जो इनका युद्ध होता था एक राजा का दूसरे राजा से या एक कबीला का दूसरे कबीले से, तो वो ज़्यादातर इन गायों के लिए ही होता था। और जो लूट करके यानी हारे हुए कबीले से जीत कर जो लाते थे ये लोग गाय और वस्तुएं, उनका जो बंटवारा है इस विदथ संस्था के द्वारा होता था। और उपज का भी जो उपज होता था वो जो बंटवारा करते थे वो भी इसी संस्था के द्वारा किया जाता था। चौथा जो है वो है गण। ये भी गण भी कुलीनों की सभा थी, यानी कि ये जो दूसरी है सभा ये भी कुलीनों की सभा थी और ये गण भी है ये कुलीनों की सभा थी। यानी इन दोनों सभाओं संस्थाओं में आम लोगों की सहभागिता या उपस्थिति संभव नहीं थी। वहाँ सिर्फ कुलीन लोग ही उस सभा में शामिल हो सकते थे। आम लोगों के लिए जो थे ये समिति और विदथ संस्था थी जो इसमें आम लोग यानी जन समुदाय भाग ले सकते थे। इन समिति और विदथ में स्त्रियां भी भाग लेती थी, यानी जन समुदाय में स्त्री और पुरुष इस संस्था में दोनों ही भाग ले सकते थे। तो ये समिति सभा विदथ और गण के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब देखते हैं कि क्या राजा अकेले राजकाज संभालता था, यानी इन संस्था के अलावा भी अधिकारी होते थे जिसके कारण उनका राजकाज चलता था। तो हाँ दोस्तों, उसके यानी वहाँ राजकाज संभालने के लिए राजा की मदद करने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता है। इन अधिकारियों को यानी राजा के राजकाज में मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उन्हें वहाँ रत्निन कहा जाता था। इन रत्निन में पुरोहित, सेनानी, पुरप, स्पश आदि प्रमुख थे। तो ये जो पुरोहित है ये पुरोहित राजा को मतलब यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान आदि करने की सलाह मशवरा या मार्गदर्शन करते थे। तो ये राजा को धार्मिक क्षेत्रों में मदद करते थे। वहीं सेनानी, ये सेनानी जो है जो कबीला एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, आक्रमण करते थे, चाहे वो अपने स्थायित्व के लिए हो चाहे वो क्षेत्र विस्तार के लिए हो, तो वहाँ जो सेना इस्तेमाल होता था उस सेना का जो अध्यक्ष होता है वो सेनानी कहलाता था। तो सेना के अध्यक्ष को सेनानी कहा जाता था। अब देखते हैं पुरप। पुरप उसे कहा जाता है दोस्तों जो जैसे वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करते थे, उस दुर्ग की सुरक्षा के लिए अलग टुकड़ी की व्यवस्था यानी सैनिकों की अलग टुकड़ी की व्यवस्था की जाती थी। उसका जो हेड होता था उसे पुरप कहा जाता था। अब देखते हैं स्पश। तो स्पश गुप्तचरों को कहा जाता था उस काल में, यानी दुश्मनों से संबंधित जानकारियां या जनसाधारण या नागरिकों से संबंधित जो सूचनाएं लाते थे उससे गुप्तचर कहते थे। उस गुप्तचर को उस काल में स्पश कहा जाता था। काल में जो कर है उसे बलि के नाम से जाना जाता था और ये जो कर है ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। मीन्स उस काल में जो है चूँकि आर्थिक संपत्ति इतनी विस्तृत नहीं थी, आर्थिक क्षेत्र का इतना विकास नहीं हुआ था, लोगों के पास संपत्ति के रूप में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इस वजह से जो कर जो है वो मीन्स स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ये ज़बरदस्ती लिया जाने वाला कर नहीं था या आरोपित कर नहीं था। वो जन समुदाय है जो नागरिक है वो अपनी स्वेच्छा से कर राजा को देते थे और बदले में राजा जो है वो अपने नागरिकों की यानी कबीला के लोगों की सुरक्षा करते थे। तो ये कर यानी बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला
कर कहलाता था। अब देखते हैं न्याय। तो न्याय का दोस्तों उस काल में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रमाण न्याय से संबंधित नहीं मिला है अब तक। संभवतः ये जो राजा की सहायता के लिए जो ये संस्थाएं स्थापित की गई थी, समिति, सभा, विदतगण, संभवतः इनके द्वारा ही राजा जो है वो न्याय करता था। यानी न्याय से संबंधित राजन की जो विशेष शक्तियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यानी इस न्याय से संबंधित शक्ति का उल्लेख राजन के हाथों में है, इसका कहीं कोई भी जानकारी नहीं है। तो संभवतः इस सभा, समिति, विदत और गण के द्वारा ही राजन न्याय कार्य को संपादित करते होंगे। तो ये थे दोस्तों पूर्व वैदिक काल से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक जानकारियाँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।